सो हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या देखा था। हमने लास्ट वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है ये पढ़ा था, रेट के बारे में पढ़ा था। रेट हमने देखे थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से कैसे हम रेट को एक्सप्रेस करते हैं, और हमने एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट पढ़े थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी। ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हम सेकेंड वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले रेट लॉ के बारे में। रेट लॉ, ठीक है। रेट लॉ को क्या बोलते हैं, क्या क्या और बोलते हैं? रेट इक्वेशन भी कहा जाता है रेट लॉ को, एंड रेट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। अब बात आती है व्हाट इज रेट लॉ। रेट लॉ इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन विच टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स बोला मैंने, खाली प्रोडक्ट्स नहीं बोला। सो रेट लॉ क्या है? रेट लॉ एक हमें ऐसा एक्सप्रेशन देता है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर पाए इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। और एक्चुअल डिपेंडेंस देता है कि जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मतलब किस तरह से हम वेरी करें कि रेट हमारा वेरी हो जाए। सो इट गिव्स द एक्चुअल डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, जिसको रेट इक्वेशन भी बोलते हैं और रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब हम एक उससे पढ़ेंगे प्रॉपर रिएक्शन की हेल्प से कि कैसे करते हैं रेट लॉ या रेट इक्वेशन के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, रेट लॉ या रेट इक्वेशन जो है ना, हम किसी भी रिएक्शन की ऐसे शक्ल देख के नहीं बता सकते कि इसका रेट लॉ ये होगा या ये डिपेंडेंस होगी। हमेशा हमेशा ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। इट इज़ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। थ्योरेटिकली आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो दिस रेट लॉ इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। रेट लॉ इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, इंपॉर्टेंट। अब हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं और उसके हिसाब से बताते हैं, ठीक है। तो हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं कि A मोल्स ऑफ A रिएक्टेंट के रिएक्टिंग विद B मोल्स ऑफ B गिव C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। ये हमने जनरल रिएक्शन लिया। रेट लॉ से हमने क्या एक्सप्रेस करा कि जो रेट है, रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विद पावर रेज टू सम नंबर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ लिखा A B और जिसमें A की वैल्यू A की पावर x है और B की पावर y है। अब ये x और y A और B के इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। एक्चुअल डिपेंडेंस बतानी है ना हमें। मैं ये नहीं कह रही कि हम बैलेंस्ड इक्वेशन देखेंगे और उससे जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे वही पावर में होंगे, नहीं। ये जो एक्चुअल नंबर्स हैं ना x और y, यही एक्सपेरिमेंटली पता चलते हैं हमें। मैंने बताया था ना, रेट लॉ इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। दीज आर द वैल्यूज विच आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे पता चलता है कि A की कंसंट्रेशन की कितनी पावर से रेट इस पर डिपेंडेंट होगा, ठीक है, या फिर रेट पे B की कितनी पावर डिपेंड करती है, ठीक है। तो याद रखो x एंड y बहुत इंपॉर्टेंट है, मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे रिएक्टेंट्स आपके A और B हैं, ठीक है। ये यहाँ पे सिंपल सी बात है। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट भी लिखा जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू हमने लगाया K इज़ अ कांस्टेंट, K इज सम कांस्टेंट, A की वैल्यू x, B की वैल्यू B की पावर y, सॉरी। दिस K इज़ द रेट कांस्टेंट,
जिसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे बेसिकली, इसको रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं इस के को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे के की यूनिट्स भी पढ़ेंगे। अब एक ना ये तो चलो हमने जनरल लिया था, अब एक केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल से समझते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल लिया CHCl3 plus Cl2 gives CCl4 plus HCl। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन लिया। अब जब हम इसका रेट लॉ लिखते हैं ना, ये एक्चुअल रेट लॉ है, ये रेट लॉ क्या, रेट लॉ नहीं सॉरी, रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ CHCl3, ये हमें पता चला कि CHCl3 की पावर 1 के और Cl2 की पावर हाफ के रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये अब आप बोलोगे ना यहाँ पे तो हाफ नहीं, यहाँ पे 1 नहीं है, यही बात मैंने लास्ट क्लास में बोली थी कि दीज पावर्स में और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसलिए ही हम सिंपली कोई रिएक्शन देख के बता नहीं सकते कि उसके रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या पावर्स होंगी। फाइन, हमें ये एक्सपेरिमेंटली ही पता चलता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो मैं सिंपल डेफिनेशन लिखूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज़ द सम ऑफ द पावर्स, इट इज़ द सम ऑफ पावर्स ऑफ the sum of powers of concentration of reactants in rate law expression। सिंपल बात है, जो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन जो भी हमने लास्ट टॉपिक वही पढ़ा है, उसमें जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे रिएक्टेंट्स की, उनकी पावर्स के सम को ही ऑर्डर कहते हैं। जैसे हमने ये वाला रिएक्शन पढ़ा था ना, AA प्लस B CC गिव CC एंड DD। इसमें रेट क्या है, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A X B Y। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर को हम n से डिनोट कर दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको मोस्टली n बोल देते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज़ द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट टर्म, उनकी पावर्स का सम, यानी कि n इज इक्वल टू x प्लस वाई। n की वैल्यू क्या हो गई, x प्लस वाई हो गई, जो हमारा ऑर्डर है रिएक्शन का। n ये मतलब x प्लस वाई जो है इट इज़ द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अगर हम खाली बात करें x की, x क्या है, x इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a एंड b इज़ द y इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। x क्या है, खाली x जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to concentration of A and similarly Y क्या होगा, it is the order of reaction with respect to B। लेकिन अगर पूछा जाए ना calculate the order of the reaction तो you have to sum up the powers x plus y, जो कि हमारा overall order of reaction हुआ। अब बात करते हैं ये जो order of reaction है ये क्या क्या हो सकता है। It can take the value 0 हो सकती है, fractional value हो सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है, एंड इट कैन हैव नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो। ऑर्डर की नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकते हैं। दीज आर ऑल दी एक्सेप्टेड वैल्यूज फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है। ये हमारा ऑर्डर है। ऑर्डर समझ गए, ऑर्डर की ये वैल्यूज हो सकती हैं। एंड दिस ऑर्डर कहाँ से आएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही आएगा। इसका मतलब किसी भी रिएक्शन को देख के आप नहीं बता सकते क्या ऑर्डर होगा, वो एक्सपेरिमेंटली ही पता चलता है। ऑर्डर के बेसिस पे ही हमारे ना ऐसे कह सकते हैं, अगर n की वैल्यू 0 हुई इसका मतलब कैसा रिएक्शन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है,
कैसा ऑर्डर है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर n की वैल्यू 1 हुई तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर n की वैल्यू 2 हुई तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट हमने रिएक्शंस को क्लासीफाई भी कर दिया है, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। अब आगे बात करते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। याद आया रेट कांस्टेंट क्या था? रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था वो हमारा रेट कांस्टेंट था। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है कि यूनिट्स कैसे करनी है। समझ नहीं पाते बच्चे तो ध्यान से देखना, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। सी कोई भी है, रेट इज इक्वल टू के इंटू, सब रोज हमने वही वाला उसी वाला एग्जाम्पल से फिर चलते हैं। ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है, यहाँ से हमें निकालनी है यूनिट्स, के की यूनिट्स निकालनी है। के इज इक्वल टू रेट अपॉन में ठीक है। रेट क्या है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और ए और बी क्या है? ऑब्वियसली कंसंट्रेशन है। सो कंसंट्रेशन जहाँ पे इसकी पावर x है और कंसंट्रेशन जहाँ पे पावर y है, यानी कि हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और ये क्या है? कंसंट्रेशन जिसकी पावर है x प्लस वाई। x प्लस वाई क्या है? n। x प्लस वाई तो हमारा n हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये हो गया कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू कंसंट्रेशन की पावर n। यहाँ पे पावर 1 थी, यहाँ पे n माइनस में चला जाएगा। सिंपल क्या आएगा? कंसंट्रेशन वाला जो भी टर्म है 1 माइनस n और इंटू टाइम इनवर्स, क्योंकि टाइम नीचे था वो ऊपर चला गया। इससे इसी को ध्यान में रखते हुए सपोज कंसंट्रेशन जो हमने ले रखी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n, और मैंने टाइम को सेकेंड्स में ले रखा है तो इट इज़ सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला फॉर द यूनिट फॉर कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट विद ऑर्डर n। ठीक है, ऑर्डर n है, उसके बेसिस पे हमारा रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला है। जैसे एग्जांपल के तौर पे n की वैल्यू 0 है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्या होगी यूनिट्स? n को 0 पुट करो, 1 माइनस 0 1 मोल पर लीटर 1 है, एंड दिस इज सेकेंड इनवर्स। अगर n इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, 1 माइनस 1 का 0, ये 0, ये पूरा टर्म ही की 1 चला जाएगा, यूनिट आई सेकेंड इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के 1 माइनस 2 माइनस 1, तो मोल पर लीटर माइनस 1 सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई भी करना हो तो इसको हम अच्छे से लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, के की वैल्यू आ गई, सॉरी यूनिट आ गई। तो अब देखो ज़ीरो ऑर्डर के लिए क्या यूनिट है? मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी कि यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ज़ीरो ऑर्डर एंड द यूनिट्स ऑफ रेट दे बोथ आर सेम। रेट की यूनिट भी मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है और ज़ीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की भी यही वैल्यू होती है। फर्स्ट ऑर्डर में देखें तो सिर्फ सेकेंड इनवर्स होती है, n की वैल्यू 2 हो तो ये वैल्यू हो गई। ठीक है, ये तो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ रेट आ गए। नेक्स्ट टॉपिक है ये, यहाँ पे आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं, दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? इससे पहले, ये पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि जो रिएक्शंस होते हैं ना वो दो कैटेगरीज में होते हैं रिएक्शंस। एक होते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। फर्क क्या है दोनों में? एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, जो एक स्टेप में हो जाते हैं। जैसे ए से बी जाना है,
सिंपल एक ही स्टेप लगा, ए से बी चले गए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो होते हैं जो एक स्टेप पे नहीं होते, इंस्टेड दे कंसिस्ट ऑफ मैनी स्टेप्स, मैनी एलिमेंट्री रिएक्शंस से बने होते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे ए से बी जाना है, ये हमारा फाइनल रिएक्शन है, लेकिन इसको हमने 3 स्टेप में कर दिया। पहले ए से ए डैश बनेगा, फिर ए डैश से सी बनेगा, एंड एट लास्ट सी से बी बनेगा। तो ऐसे 3 एलिमेंट्री रिएक्शन से बन के एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बना। तो दिस ए प्लस बी इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्टेप था, तो ये आपका एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब हम आते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए, मॉलिक्यूलैरिटी इज़ डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं होगी। डेफिनेशन पे बात करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी की। डेफिनेशन याद होनी चाहिए। डेफिनेशन मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन है, इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ in an elementary reaction, in an elementary reaction that must collide simultaneously, that must collide simultaneously to form product। ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन क्या होती है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड है, दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू फॉर्म प्रोडक्ट। कोलाइड साइमल्टेनियसली क्या मतलब है? कोई भी रिएक्शन है ऐसे तो नहीं होगा, रिएक्टेंट्स जो हैं, रिएक्टेंट की स्पीशीज़ है वो टकराएंगे, आपस में कोलाइड होंगे, इंटरैक्ट करेंगे, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना। तो दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू फॉर्म प्रोडक्ट। उन स्पीशीज़ को मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और इसी के बेसिस पे ना, मॉलिक्यूलैरिटी के बेसिस पे ही हम रिएक्शंस को क्लासीफाई भी करते हैं, कि रिएक्शंस को हम क्लासीफाई भी करते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन एंड ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलैरिटी के बेसिस पे ही हम 3 में डिवाइड करते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर में जिसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो, मतलब वो मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करके प्रोडक्ट्स बना रहा हो, यूनिमॉलिक्यूलर का एग्जांपल। बायमॉलिक्यूलर जिसमें 2 रिएक्टेंट्स आ रहे हो, वो साइमल्टेनियसली टकरा रहे हो, मतलब इंटरैक्ट कर रहे हो और प्रोडक्ट बना रहे हो। देन वी हैव ट्राइमॉलिक्यूलर जिसमें 3 रिएक्टेंट्स आ रहे हो। अब पता है जनरली क्या फाइंड हुआ है कि जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है ना, इट इज़ जनरली लेस देन और इक्वल टू 3 से ज़्यादा नहीं पाई जाती है जनरली मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं। हम नॉर्मली रोड पे जा रहे हैं, 2 कार्स के कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 3 कार्स के कोलाइड होने की। लेकिन आपको पता है ऐसी प्रोबेबिलिटी तो कितनी कम होगी कि 5 कार्स कहीं से आ रही हैं और ऐसे टकरा रही हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी तो कितनी कम हो जाएगी। ऐसे ही रिएक्टेंट्स के केस में है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ इज़ वेरी लेस। दैट्स वाई जनरली मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज लेस देन और इक्वल टू 3। मोर देन 3 नहीं पाई जाती, इसलिए हमने रिएक्शंस को भी ट्राइमॉलिक्यूलर तक ही क्लासीफाई करा। एग्जाम्पल देख लेते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर और ट्राइमॉलिक्यूलर के। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर का एग्जाम्पल है अमोनियम नाइट्रेट को जब डिकम्पोज होगा N2 बनाएगा और H2O बनाएगा। यूनिमॉलिक्यूलर का एग्जाम्पल है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा ना H2O के। फाइन। बायोमॉलिक्यूलर का एग्जाम्पल जिसमें 2 स्पीशीज़ हैं वो यूज़ हो रहे हैं, जैसे 2HI, 2 स्पीशीज़ हैं H2 और I2, 2 स्पीशीज़ इन्वॉल्व है, 2 स्पीशीज़ हैं, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी इस रिएक्शन की?
2 और बायोमोलिकुलर रिएक्शन। यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी 1, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ट्राइमोलिकुलर में मॉलिक्यूलैरिटी 3। एग्जाम्पल इसका कौन सा देंगे हम? एग्जाम्पल देते हैं इसका, जैसे 2NO + O2 gives 2NO2। ये ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, सिंपल बात। अब एक एग्जाम्पल है, बताना मुझे, ठीक है। एग्जाम्पल लिया हमने KClO3 अब ये रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ है। अब इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी? अब कोई ये देखेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिन लेगा रिएक्टेंट की 6, 3 और 1 यानी कि 10 है। तो कोई बोलेंगे कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन 10 है, बट मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा नहीं मिलती है, रेयरली होगा 3 से ज़्यादा। यहाँ तो 10 मॉलिक्यूल्स, ऐसे थोड़ी ना कि 10 मॉलिक्यूल्स एक साथ आके कोलाइड करेंगे एक ही टाइम पे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो मॉलिक्यूलैरिटी इज़ नॉट 10। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है ही नहीं, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और ये उन सारे स्टेप्स से बनके ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बना है। और हमने तो पहले पढ़ा है कि मॉलिक्यूलैरिटी जो है इट इज़ डिफाइंड फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि इस केस में मॉलिक्यूलैरिटी इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं होती। अब क्या है, ऐसे जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं ना वो एलिमेंट्री स्टेप्स के ही बने होते हैं। अब उन वाले रिएक्शंस में जो बहुत ही स्लो रिएक्शन होगा ना, इतने सारे स्टेप्स हैं, जो सबसे स्लो होगा ना, सपोज ये थर्ड वाला स्टेप जो है स्लो है, तो हम इसको बोलते हैं ये RDS है। RDS मतलब क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऑर्गेनिक में भी पढ़ा ही होगा, RDS है। तो इससे रेट डिटरमाइन कैसे करते हैं, यानी कि जो इस रिएक्शन में, जो इस रिएक्शन का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट वगैरह रहेगा वही रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करेगा। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होगा वो उसका RDS डिफाइन करता है। समझ आई वाली बात? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में डिफरेंसेस। अब हमने ऑर्डर के बारे में पढ़ लिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में पढ़ लिया, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। क्वेश्चन मोस्टली बनता है ऐसे कि डिफरेंशिएट ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में डिफरेंस है। सबसे पहले डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? द सम ऑफ द पावर्स, डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले। क्या है डेफिनेशन? कि जो सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी? मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन ये सब बता चुकी हूँ मैं पहले। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन की क्या डेफिनेशन है? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन दैट नीडेड टू बी कोलाइडेड साइमल्टेनियसली टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई। दूसरा पॉइंट, ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर कैन हैव वैल्यूज लाइक 0, फ्रैक्शनल और नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। तो ऑर्डर कैन बी 0, इट कैन हैव फ्रैक्शनल और नेगेटिव वैल्यूज। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी भाई मॉलिक्यूलैरिटी 0 कैसे हो सकती है? खुद बताओ ना। एक रिएक्टेंट तो होना ही चाहिए ना रिएक्शन करवाने के लिए, 0 मॉलिक्यूलैरिटी तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी 0, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती। फ्रैक्शनल नहीं हो सकती का मतलब ऐसा थोड़ी ना आधा मॉलिक्यूल आया, भाई मॉलिक्यूल तो पूरा ही होगा ना। सो फ्रैक्शनल वैल्यूज भी नहीं हो सकते और नेगेटिव होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, ऑर्डर जो है इट इज़ डिफाइंड फॉर बोथ एलिमेंट्री रिएक्शंस एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, डिफाइंड फॉर बोथ elementary reactions and complex reactions। दोनों रिएक्शंस के लिए डिफाइन कर सकते हैं हम
ऑर्डर को। और मॉलिकुलैरिटी की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिकुलैरिटी का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, तो इट इज़ डिफाइंड फॉर ओनली, किसके लिए डिफाइन होता है? ओनली एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, ये बात आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्डर जो है इट कैन नेवर बी थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड, इट इज़ ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ठीक है, तो इट इज़ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इट इज़ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। मॉलिकुलैरिटी की बात करें तो हाँ, इट कैन बी प्रेडिक्टेड थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली हम मॉलिकुलैरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको थ्योरेटिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना है। ये मेजर डिफरेंसेस हैं ऑर्डर और मॉलिकुलैरिटी के बीच में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको एक कंसेप्ट अच्छे से आ जाए ऑर्डर मॉलिकुलैरिटी वाला। एक क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दे रखा है x गिव्स y, दिस रिएक्शन फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, रिएक्शन में क्या कह रहे हैं? फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। और पूछा है कि अगर x की कंसंट्रेशन जो है उसको हम 3 टाइम्स कर देंगे तो रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये एक इन-टेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। सॉल्यूशन क्या है? रेट इज इक्वल टू के, क्या क्वेश्चन में गिवन है? फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब ऑर्डर क्या है रिएक्शन का? सबसे पहले ये एक्सप्रेशन लिखना है। दूसरा उन्होंने बोला है कि हम इसको रेट है ना, तो हम इसको r लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन इज सेइंग कि हमने x की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर दी, यानी कि जो न्यू कंसंट्रेशन है x डैश वो कितनी है? 3 ऑफ x। ठीक है, पुरानी कंसंट्रेशन की थ्राइस है न्यू कंसंट्रेशन, तो न्यू रेट क्या होगा? r डैश क्या होगा? k ऑफ x डैश का स्क्वायर, क्योंकि इट फॉलो सेकेंड काइनेटिक्स। अब x डैश की वैल्यू क्या है? 3x, इसको पुट करो इक्वेशन में। तो r डैश की क्या वैल्यू आ गई? 9 आया, 9 को बाहर निकाल दो, 9 के एक्स स्क्वायर, और ये के एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू थी? r की, तो r डैश इज इक्वल टू 9r। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यू रेट है, द न्यू रेट आफ्टर न्यू कंसंट्रेशन ऑफ x विल बी 9 टाइम्स दैट ऑफ द प्रीवियस रेट। ठीक है, 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा जो प्रीवियस रेट है। समझ आ गई वाली बात? सिंपल फाइन, ये क्वेश्चन है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, जितना भी हमने पढ़ा है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर इट। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।